यहां बैठकों का दौर भी जारी है। नए प्रधानमंत्री पर मंथन चल रहा है। नई सरकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सिंह दरबार है काठमांडू का, जिसे पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। अंतरिम प्रधानमंत्री का नया दफ्तर होगा। ये गृह मंत्रालय की इस इमारत को अब पीएम का दफ्तर के रूप में देखा जाएगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, फर्नीचर नया आ रहा है और पूरा जो कर्मचारी इस वक्त लगे हुए हैं इसको पूरा शेप अप करने के लिए बाकायदा जो प्रधानमंत्री की कुर्सी होगी वो भी वहां मंगवा ली गई है। और इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि राष्ट्रपति भवन में हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। नेपाल के आर्मी चीफ जस्टिस इस बैठक में शामिल हैं। उनके अलावा सीपीएम नेता भी इस बैठक में हिस्सा हैं। इस बैठक में सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने के लिए इस वक्त मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है और देर शाम तक अंतरिम प्रधानमंत्री जो होंगे, जो नई सरकार होगी, उसके बारे में पूरी रूपरेखा उसकी तैयार होकर अनाउंसमेंट भी हो सकती है। आर्मी चीफ जस्टिस इस बैठक में शामिल हैं और सबसे आगे रेस में अगर कोई है तो वो सुशीला कार्की हैं। 70 बरस की वो हैं, अच्छा खासा अनुभव है, चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और ऐसे में उनका नाम सबसे आगे रेस में चल रहा है। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री को लेके आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से कल देर रात तक जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहाँ पे आर्मी चीफ सुशीला कार्की और प्रेसिडेंट की एक लंबी बैठक चली और उसके बाद आज सुबह जो यहाँ के राष्ट्रपति का जो सरकारी आवास है जिसके बाहर हम खड़े हुए हैं, इससे थोड़ा ही आगे राष्ट्रपति निवास है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा के इंतजाम सुबह से थे, लेकिन अभी जो है वो फोर्स को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। आर्मी के जो चीफ हैं वो थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति से मिलने जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद वो वापस निकल गए। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ देर के बाद जो सुशीला कार्की हैं और जो आर्मी चीफ हैं वो एक बार फिर से जो है वो प्रेसिडेंट से मिलने प्रेसिडेंट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर कि जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो भी शामिल होंगे और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा बैठक में कि अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कब करना है, क्योंकि इतना लगभग तय है कि जो सुशीला कार्की हैं उनको अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल का बनाया जाएगा। जो जेनजी की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें जो वोटिंग हुई थी उसमें भी सुशीला कार्की को बहुमत मिला हुआ है। हालांकि जेनजी कई ग्रुप में बंट गया है, उनमें मतभेद हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जता चुके हैं। इसके अलावा जो मेयर हैं शाह वो भी चाहते हैं कि सुशीला कार्की जो है वो अंतरिम प्रधानमंत्री बने। तो उसको देखते हुए अभी प्रेसिडेंट हाउस काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रेसिडेंट हाउस की जो गतिविधियां हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको देखते हुए न केवल नेपाल पुलिस और जो आर्मी के जवान हैं, आर्मी के सोल्जर हैं, महिला आर्मी कर्मी हैं, वो तैनात हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर। और हमने सुबह भी तस्वीर दिखाई थी कि राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने भी जो है वो पुलिस की मुस्तैदी थी। इसके अलावा आर्मी का कॉन्वॉय लगातार वहाँ पर मूवमेंट कर रहा था। आर्मी की मुस्तैदी जो है वो लगातार आर्मी जो राष्ट्रपति भवन है उसके बाहर थी। तो अब ये बैठक कितनी देर में शुरू होगी, कितने घंटे चलेगी, क्या देर रात तक अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान होगा या कल होगा, ये सब अभी देखने वाली बात होगी। और उसको देखते हुए ही जो प्रेसिडेंट हाउस है वो आज काफ़ी मायने रखेगा नेपाल के अगले अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम को लेकर। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। तो नेपाल में कौन सत्ता संभालेगा ये अभी सवाल है इस पर, लेकिन अगर सुशीला कार्की को नेपाल की कमान सौंप दी गई तो क्या होगा, कैसे नेपाल और भारत के रिश्ते रहेंगे, सुशीला कार्की कैसे बनी है नेपाल के अंतरिम पीएम पद की पसंद, इस पर एक रिपोर्ट है हमारी, वो जरा देखिए। नेपाल इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक संक्रमण से गुजर रहा है। संसद की इमारत से लेकर पूरी व्यवस्था तक ध्वस्त हो चुकी है। सरकार का चेहरा बदल रहा है और जनता असमंजस में है कि स्थिरता की गारंटी कौन देगा। ऐसे में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की के नाम की भी चर्चा हो रही है। और दिलचस्प ये कि अपने पहले इंटरव्यू में ही उन्होंने भारत से रिश्तों को लेकर साफ संदेश दिया कि नेपाल की दिशा भारत विरोधी नहीं बल्कि भारत सहयोग की होनी चाहिए। नेपाल और भारत के बीच 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। सांस्कृतिक और जनसंपर्क रिश्ते गहराई से जुड़े हैं। इस पृष्ठभूमि में कार्की का नाम उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले,
आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है, अभी कोई फिक्स नहीं है, कल चेंज भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब 2 देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ कर के एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। इसलिए अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। सुशीला कार्की की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी भी भारत से जुड़ी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया और वहीं उनकी मुलाकात हुई उनके जीवन साथी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से, जो उस दौर में नेपाल के उभरते हुए युवा नेता थे। यानी कार्की के विचार और दृष्टिकोण की जड़ें भारत की धरती से जुड़ी हैं। भारत से हम लोगों का रिश्ता आज नहीं है, बहुत दिनों से। और गवर्नमेंट क्या है नेपाल का और नेपाल की गवर्नमेंट से क्या रिश्ता है वो अलग बात है, लेकिन नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। भारत नेपाल रिश्तों को समझने वाले रणनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं। नेपाल की जनता राजनीतिक अस्थिरता से थक चुकी है और भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है पड़ोसी स्थिर और भरोसेमंद हो। भारत के पूर्व राजदूत रणजीत रे साफ कहते हैं कि भारत जनता की आकांक्षाओं के साथ खड़ा रहेगा और नेपाल में जो भी नया नेतृत्व आएगा उसके साथ काम करेगा। पॉलिटिकल फोर्स से भारत का संबंध है, तो सबके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है। तो भारत की तरफ से मुझे जो लगता है 2-3 चीजें, एक हम लोग हमेशा चाहेंगे कि स्थायित्व हो नेपाल में, ओपन बॉर्डर है तो भारत के हित में भी है अगर नेपाल में स्थायित्व हो। दूसरा, नेपाल में भारत ने हमेशा जन आकांक्षाओं का समर्थन किया है। आप हिस्टोरिकली देखेंगे जो लोग चाहते हैं उसका हमेशा समर्थन किया है। तो मुझे लगता है कि यही नीति हमारी आगे भी चलेगी। बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार भारत से रिश्तों को उतना मजबूत नहीं बना सकी जितना शेख हसीना के दौर में थे, लेकिन नेपाल में सुशीला कार्की का नाम एक अलग संदेश देता है। एक ऐसी शख्सियत जिनकी बैकग्राउंड और नजरिया भारत नेपाल साझेदारी को नई ऊर्जा दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि नेपाल की राजनीति के संकट में कार्की उम्मीद का दूसरा नाम बनकर उभर रही हैं।